पंडित जी और सरला जी जब से सरला जी की बचपन की सहेली नर्मदा जी से मिलने दिल्ली आए हैं, उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल किसी नई दुनिया में पहुंच गए हैं। उनका शहर भी अब गाड़ियों से भर गया है, लेकिन वहाँ की हवा में इतना दमा करती वाला जहर अभी नहीं खुला है। वहाँ अब भी कुछ जगहों पर भीड़ भाड़ कम है और लोग हर वक्त कहीं जाने की जल्दी में नहीं होते हैं। छोटे शहरों में लोग अभी भी एक दूसरे को पहचानते हैं। नर्मदा जी से मिलकर सरला जी और पंडित जी दोनों को बहुत अच्छा लगा। सरला जी और नर्मदा जी तो ऐसे मिली जैसे सालों पहले बिछड़ी हुई दो बहनें मिली हैं। दोनों आपस में इतनी बातें करती कि कभी कभी पंडित जी को उन्हें चुप कराना पड़ता। उनके पास यादों का ऐसा खजाना था जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता था। बचपन के दिन, उन दिनों से जुड़ी यादें और यादों से जुड़े लोग, एक के बाद एक ऐसा सिलसिला चलता कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था। पंडित जी उन दोनों को देखकर सोचते कि दोनों अब तक कैसे एक दूसरे से बिना बात किए जी रही है। नर्मदा जी पंडित जी की बहुत शुक्रगुजार थी। उन्होंने सरला जी को उनसे मिलवा दिया था। मैं तो शायद अब अपनी बचपन की सहेली से मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। पंडित जी ने जब पूछा कि उन्होंने अपना शहर क्यों छोड़ दिया और दिल्ली में क्यों शिफ्ट हो गई, तब नर्मदा जी ने उन्हें कहानी सुनाई। नर्मदा और सखला की शादी लगभग एक ही उम्र में हुई थी। नर्मदा के ससुर की कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उनकी गिनती शहर के बड़े और अमीर लोगों में होती थी। उस समय के हिसाब से हर चीज़ उनके पास थी। नर्मदा के हस्बैंड इकलौते बेटे थे, इसलिए अपने पापा का सब कुछ उन्हीं का होना था। ससुर और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे से अपना बिजनेस चला रहे थे। कुछ वक्त के बाद ससुर की डेथ हो गई और सारा काम उनके हस्बैंड के जिम्मे आ गया, जिसे उन्होंने बाखूबी निभाया। फिर एक दिन अचानक उनके हस्बैंड को ऑफिस में ही हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। इस सदमे से उबरने के बाद नर्मदा जी के बेटे कार्तिक ने बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। कुछ तो उसे एक्सपीरियंस कम था और कुछ उसका बिजनेस में इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए फैक्ट्री के लोग उसका फ़ायदा उठाने लगे। उन्हीं दोनों फैक्ट्री में एक नए सुपरवाइज़र का अपॉइंटमेंट हुआ था। ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और कॉन्फिडेंट इंसान था। उसका नाम था योगेश। योगेश अपने काम में बहुत तेज़ था, साथ ही उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा था। कुछ ही टाइम में उसने फैक्ट्री के ज़्यादातर लोगों से पहचान बना ली थी। ज़बान का मीठा था, इसलिए वर्कर्स भी उसकी बात आराम से सुनते थे। उसकी दी हुई डेडलाइंस हमेशा पूरी होती थी और इसी बात से कार्तिक भी बहुत खुश था। उसे अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जिस राइट हैंड की ज़रूरत थी, योगेश के तौर पर वो उसे मिल गया था। कार्तिक ने योगेश को बहुत कम वक्त में ही प्रमोशन देकर मैनेजर बना दिया। मैनेजर बनते ही योगेश ने और भी अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। वो बहुत ही एम्बिशियस इंसान था, जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जुनून था। अब अपनी हर बिजनेस मीटिंग में योगेश को साथ रखने लगा था। उससे बिना पूछे कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन नहीं लेता था। नर्मदा जी ने उसे बहुत समझाया भी, कोई कितना भी अच्छा हो लेकिन इतनी जल्दी उसे अपना हर राज नहीं बताना चाहिए, खासकर बिजनेस में जहां आपकी एक छोटी सी कमज़ोरी आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। कार्तिक अपनी माँ के डर को उनका वहम बताकर हंसी में उड़ा देता, हंसकर कहता कि आखिर एक मैनेजर से उसकी बिजनेस को क्या ही खतरा हो सकता है। धीरे धीरे योगेश ने कार्तिक के साथ घर पर आना भी शुरू कर दिया था। नर्मदा जी को भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वो बहुत मिलनसार और डाउन टू अर्थ लगता था। बहुत जल्दी वो एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी फैमिली का हिस्सा बन गया। अब तो नर्मदा जी को भी लगने लगा था कि उन्होंने बेकार ही योगेश पर शक किया था और यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। जिसे कार्तिक और नर्मदा जी बहुत अच्छा इंसान समझ रहे थे, वो एक शातिर बदमाश निकला। उसने अच्छे बनने का ये ढोंग सबका भरोसा जीतने के लिए रचा था। काम के प्रति जो लगन थी, वह भी अपनी साख मजबूत करने के लिए थी। असल में उसके इरादे कुछ और ही थे। कार्तिक को अब योगेश पर इतना भरोसा हो चुका था कि वह आंख बंद करके उसकी हर बात मानने लगा। वो बिजनेस के नाम पर जितना पैसा मांगता, कार्तिक बिना पूछे निकाल कर दे देता। यहाँ तक कि उसने हिसाब मांगना भी छोड़ दिया।
फिर पता नहीं कब योगेश ने उससे फैक्ट्री की लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिए। इस तरह एक झटके में ही हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। पहले तो बहुत दिनों तक हमें यकीन ही नहीं आया कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है। फिर धीरे धीरे खुद को संभालते हुए कार्तिक ने पुलिस कंप्लेंट की और योगेश के खिलाफ केस दर्ज किया। उसने इतनी सफाई से सारा फ्रॉड किया था कि उसके खिलाफ सबूत ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो गया। जो भी पैसा या प्रॉपर्टी उसने अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई थी वह सब लीगल डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हुआ था, इसलिए हम कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। कुछ टाइम के बाद हमें यह समझ आ गया था कि अब कोर्ट के चक्कर लगाने से कुछ वापस नहीं आएगा, उल्टा जो कुछ हमारे पास बचा है वो भी लुट जाएगा। इसलिए हमने उस केस को वहीं से वापस ले लिया और अपना बचा कुचा बेचकर वो शहर ही छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। पंडित जी को नर्मदा जी की कहानी सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। लोग कितनी आसानी से उस विश्वास का गला घोट देते हैं जिसे कमाने में बरसों लग जाते हैं। जिनके विश्वास को तोड़ते हैं वो लोग फिर दोबारा किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। इस श्लोक का अर्थ है कि धोखेबाज लोगों की ही ये पहचान है कि उनके विचार लालच से स्ट्रांग होते हैं और वो अपने रिश्तेदारों को ख़त्म करने या दोस्त को धोखा देने में कोई भी बुराई नहीं देखते। जब कोई इंसान लालच में फंस जाता है तब वह अच्छे और बुरे की पहचान खो देता है। उसके लिए बस सेल्फिशनेस ही सबसे ऊपर हो जाती है। उस सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए वो उन लोगों को भी धोखा दे देता है जो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। ऐसा होना कोई नई बात नहीं, इंसानियत की शुरुआत से ही यह सब होता आया है। हमारे पुराणों से लेकर महाकाव्य तक इस तरह के किस्सों से भरे पड़े हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ना जाने कितने दोस्तों ने एक दूसरे को धोखा दिया था और दुश्मनों से जा मिले थे। पांडवों के मामा शल्य भी ऐसा ही लोगों में से एक थे। राजा शल्य महारानी माद्री के भाई और नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। वो मद्र राजा के राजा थे। महारथी शल्य को एक बेहतरीन गदाधारी के रूप में जाना जाता था। जब शल्य को पता चला कि महाभारत युद्ध होने वाला है तो पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही दुर्योधन ने उनकी सेना का ऐसा ज़बरदस्त सत्कार किया कि वे दुर्योधन की ओर से लड़ने का वादा कर बैठे। नर्मदा जी को दिलासा देते हुए पंडित जी ने कहा, ये आप लोगों के साथ जो भी हुआ उसे एक सबक की तरह लेना चाहिए। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी समझ को भी बढ़ाना सीखना चाहिए। जो हुआ उसे भूलते हुए आगे बढ़ने में ही भलाई है। रही बात योगेश की, तो यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही है, उसे भी देना होगा। इस बीच कार्तिक भी आ गया था, इसलिए पंडित जी ने उसे भी यही सब समझाया। उसकी बातों में गहरी निराशा थी, लेकिन जब पंडित जी ने उसे गीता में कर्म और उसके फल का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझाया तो उसे काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो गई। उसने पंडित जी से कहा कि वो पूरी कोशिश करेगा कि इस बात से सबक सीखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़े। पंडित जी ने उसे शुभकामनाएं दी और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो सबको सद्बुद्धि दें। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।